हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए आज जो है हम करेंगे कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। आपको पता है कि इनकी 3 स्टेजेस एंड जो लेवल है 6 उसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछता है। तो ये मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए थे सीटेट के प्रिपरेशन के टाइम पे। तो यहाँ से जो भी पॉइंट्स जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर आपने ये पूरा टॉपिक्स पढ़ लिया तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एंड मैं आपको बता दूँ कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो भी मैंने करा दिया है, वाइगॉस्की की भी थ्योरी मैंने करा दी है। तो आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट चैनल पे जाइए या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको आराम से सारे जो भी क्लासेस होते हैं उसके लिंक मिल जाएंगे। तो जब भी आपके पास समय हो ज़रूर देखना। और एक चीज़ याद रखो, कोलबर्ग की थ्योरी सबको बहुत टफ लगती है, बट आज के बाद से आपको टफ नहीं लगेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ट्रिक के साथ सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। और ये केवल आपको सीटेट में नहीं, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दें, चाहे वो टेट हो, रीट हो, केवीएस हो, DSSB हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सब में ये पूछा जाता है और सब में काम आएगा। और ये मैंने कैसे तैयार किया वो मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आपको भरोसा हो जाए। देखो, कोई भी थ्योरी मैंने ऐसे कोई क्लास ऐसे नहीं किया है। मैं पेपर सॉल्व करती थी, उसमें से कुछ चीज़ें मुझे वहाँ से मिली, कुछ मैंने बुक से ले ली। तो ऐसे करके ये प्रॉपर एक नोट्स मैंने तैयार किया था, जिससे मुझे सीटेट में 30 एंड 29 ऑनलाइन में और ऑफलाइन में 30 मार्क्स मुझे CDP में मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से आपको सीटेट को क्लियर कैसे करना है और स्ट्रैटेजी सब कुछ मैं बताती हूँ। देखिए, कोलबर्ग की जो थ्योरी है ना, उनकी थ्योरी का नाम क्या है, वो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। हमेशा याद रखो, जब भी किसी भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी थ्योरी का नाम याद रखिए, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके, तो देखो सबसे पहले लेकिन पियाजे ने दिया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब ये पूछा हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने सारे पॉइंट वाइज लिखा है। और आप पहले इसको देख लो, नोट करने के चक्कर में मत पड़ना। इसकी PDF अगर आपको चाहिए होगा तो एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। सबसे पहले पियाजे ने दिया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ना, पहले पॉइंट वाइज में वो देख लो, सो दैट आपको पता चले। देखिए, हाई जो है हिंज की जो है डायलेमा, मतलब डायलेमा का मतलब क्या होता है, दुविधा। तो ये हिंज की बात की गई है और ये पूछा हुआ है अभी सीटेट में कि हिंज किससे रिलेटेड है। तो कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट में इसकी बात की गई है और ये है डायलेमा, दुविधा। एक चीज़ यहाँ पर है, पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मोरल डायलेमा जो है वो पहले होगा और मोरल रीजनिंग बाद में होगी। ये चीज़ पता है मैंने यहाँ पर क्यों नोट की है, क्योंकि ये ना सीटेट में पूछा हुआ था ऐसा कि मोरल रीजनिंग पहले होता है कि मोरल डायलेमा पहले होता है। तो ये आपको कोई और किताब में या फिर यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर। क्योंकि अगर आप ही स्टूडेंट हो ना, आप अपने नोट्स बनाना और अपने घर में किसी आपका छोटा भाई हो या किसी को दोगे ना, तो प्रॉपर आप एक एक पॉइंट वाइज में लिख के दोगे, क्योंकि आपने खुद के बनाए हैं। तो मोरल डायलेमा जो है वो पहले होगा और मोरल रीजनिंग बाद में होगी। हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट को। और यहाँ से क्वेश्चंस रीट में, यूपी टेट में, सीटेट में बहुत बना हुआ है और सीटेट में तो 100% आएगा। तो देखो, इसमें आपको जो हिंज है उसकी डायलेमा के बारे में पढ़ना है। और इनका जो मोरल डेवलपमेंट है, सबसे पहले एस्पेक्ट्स क्या है वो देखो। देखिए, एस्पेक्ट्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास के पक्ष, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहला इनके 4 पक्ष हैं, वो देखिए। पहला क्या लिखा है, नैतिक यथार्थवाद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोरल रियलिज्म। मोरल जैसे रियल होता है ना, उसी से बना है मोरल रियलिज्म, जिसे नैतिक यथार्थवाद बोलते हैं। दूसरा क्या है इनका, नैतिक सहयोग मतलब मोरल कोऑपरेशन। आपने देखा होगा कि आप बच्चों को कोऑपरेशन लर्निंग के बारे में सिखाते हैं। तीसरा है हमारा नैतिक दुविधा मतलब मोरल डायलेमा। एंड 4 है हमारा नैतिक तर्कणा मतलब मोरल रीजनिंग। तो देखा आपने, मोरल डायलेमा पहले आया है और मोरल रीजनिंग बाद में आया है। अब ये क्रम याद रखो, इस क्रम से आपको एक फायदा होगा कि सबसे पहले मोरल रियलिज्म, देन मोरल कोऑपरेशन, मोरल डायलेमा, एंड सबसे बाद में क्या होगा, मोरल रीजनिंग होगी। तो ये इनके नैतिक विकास के ही पक्ष हैं, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट है। तो ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अब एक एक करके ना इन चारों पॉइंट्स में क्या क्या बातें लिखी हैं वो हम देखते हैं। देखो, मोरल रियलिज्म, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं कि रूल्स कानून हमारे फिक्स्ड रिजिड हैं, उसे तोड़ नहीं सकते, अगर हम तोड़ेंगे तो हमें दंड मिलेगा।
जैसे कि ट्रैफिक रूल एटसेट्रा। मोरल रियलिज्म का मतलब कि रूल्स, कोई भी रूल है, कोई भी कानून है ना, हम सभी के लिए इक्वल होता है, हम सभी के लिए फिक्स्ड होता है, रिजिड होता है, हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमने तोड़ा तो हमको दंड मिलेगा, जैसे कि ट्रैफिक रूल। अगर आपने ट्रैफिक रूल को तोड़ा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, वो होता है मोरल रियलिज्म। ये हो गया। अब दूसरा जो ये मोरल कोऑपरेशन है ना, इसमें इन्होंने क्या कहा सॉरी, देखिए मोरल कोऑपरेशन, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इंटेंशन सही हो तो रूल ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस। अब मोरल कोऑपरेशन कम, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ना, क्योंकि ये ऐसे ही, ये जो ये पूरा पॉइंट्स लिखा है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस बन के पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं, क्या ये मोरल कोऑपरेशन है या फिर मोरल रियलिज्म है, देन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट वाइज समझा रही हूँ। तो मोरल कोऑपरेशन का मतलब कि अगर इंटेंशन आपका सही है तो आप रूल ब्रेक कर सकते हो, जैसे कि एम्बुलेंस हम उसके लिए करते हैं, तो वो हमारा हो गया मोरल कोऑपरेशन में। अब नेक्स्ट देखिए मोरल डायलेमा। अब ये दुविधा वाले, डायलेमा का मतलब दुविधा, कन्फ्यूज़न हो कि क्या सही है और क्या गलत है। नो मोरल चॉइस इज राइट, सिचुएशन इन विच नो चॉइस इज क्लियरली एंड इनडिस्प्यूटेबली राइट। इसका मतलब कि मोरल डायलेमा का मतलब कि आप दुविधा में हैं, आप कंफ्यूज हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये तो नाम से ही आपको क्लियरली है कि इस, और आपके लाइफ में भी बहुत से ऐसे डायलेमा आता है, हमारे लाइफ में भी, कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इस टाइम पे पढ़ाई करें, क्या ना पढ़ें, किसकी क्लास देखें, किसकी क्लास ना देखें। तो ये सब क्या है, डायलेमा है। तो ये हो गया। अब देखो हम इनके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। पहले आपका मोरल डायलेमा हो गया। मोरल रीजनिंग देखो, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। मोरल रीजनिंग का ही मतलब ये होता है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या करते हो, चिंतन प्रक्रिया करते हो ना, उस पर तर्क करते हो, उसको ही तो बोलेंगे मोरल रीजनिंग। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ से इनकी मेन कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ से पता नहीं कितनी बार अभी तक सीटेट ने रिपीट किया होगा क्वेश्चन। याद रखना ये 3 लेवल्स और इनके जो स्टेजेस हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इनके मोरल डेवलपमेंट की स्टेज कितनी है, देखो 3 लेवल है, 1 2 3। प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अब ये 3 लेवल में ना क्या किया ना, इस 3 लेवल में 2-2 जो है, हर एक लेवल में, जैसे इसमें 2 स्टेज है, इसमें 2 स्टेज है और इसमें 2 स्टेज है, तो कितने हो गए आप बताइए, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो ऐसे ही याद रखो कि 3 इनके लेवल्स हैं एंड 6 इनकी स्टेजेस हैं। ठीक है, 6 स्टेजेस कैसे हो गया, क्योंकि ईच लेवल हैज़ 2 स्टेजेस। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से मेन चीज़ ये स्टार्ट हो रहा है। देखो सबसे पहले देखो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब पूर्व परंपरागत। याद रखना ये बाहर से कंट्रोल होता है, और ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, बाहर से कंट्रोल, ये मुझे बहुत हेल्प किया था एग्जाम में, क्योंकि बाहर से कंट्रोल का मतलब कि ऐसे पूछ लेगा कि बाहर से जो कंट्रोल, इन तीनों में से किस में जो है ना बाहर से कंट्रोल किया जाता है, तो हम करते हैं प्री कन्वेंशनल में। अभी मैं आपको समझा दूंगी इसका मतलब। और सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल किस में होता है, तो कन्वेंशनल में। और सबसे हाईएस्ट लेवल मोरालिटी का क्या है, वो है पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, और ये मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पर नोट किया ना, इसको भूलना मत। ये सारे पॉइंट्स ये इसी का है। प्री कन्वेंशनल का है कि आप बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, कन्वेंशनल का है कि आप सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं, पोस्ट कन्वेंशनल का है सबसे हाईएस्ट लेवल है मोरालिटी का। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना, स्पीड में करके भी देख सकते हो, बहुत फ़ायदा होगा, भूलेगा नहीं। अब एक एक करके इनकी लेवल्स की बात करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा लेवल 1 में। देखो सबसे पहले ये याद रखो, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस। पूछा हुआ था कि तीनों लेवल में से किसमें जो मोरालिटी है ना इन द ट्रू सेंस में एब्सेंस होती है, अनुपस्थित रहती है, तो वो है हमारा प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है एक्स्ट्रा में, और ये पूछा हुआ था इसलिए। देखो लेवल 1 की सबसे पहले एज याद रखो 4 से 10। ये कभी कभी ना ये हम छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रखते हैं, और ये एक एक नंबर हमारा लेके चला जाता है। पूछता है 4 से 10 प्री कन्वेंशनल, जिसे क्या बोलते हैं, पूर्व परंपरागत या फिर रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन। ठीक है, अब हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, एक स्टेज ये रहा, एक स्टेज ये रहा। अब इसको कैसे ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले याद रखो ना कि स्टेज 1 में प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है। ठीक है, मान लो बच्चा प्री कन्वेंशनल एज में है कोल्वर के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होगा, स्टेज 1 में पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन।
पनिशमेंट का मतलब आज्ञा एवं दंड की अवस्था होगी इसमें। तो इनकी जो लेवल 1 में पहला स्टेज यही था इनका कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और इनका जो दूसरा स्टेज है वो है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन मतलब व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित जो है साधने पर आधारित नैतिक चिंतन, और इसी को बोला गया था, इसी स्टेज 2 को ही स्टेज ऑफ ईगो भी बोला गया है। मतलब स्टेज ऑफ इस स्टेज में क्या होता है ना कि बच्चे में ईगो आ जाता है कि तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, टीट फॉर टैट। आप में से बहुत सी बार आपने भी देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम मेरा ये काम करो तभी मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, तो इसको बोलते हैं टीट फॉर टैट। स्टेज ऑफ ईगो, ये जो पॉइंट है ना ये पूछेगा, स्टेज ऑफ ईगो किस में होता है, लेवल 1 में होता है, या फिर ये टीट फॉर टैट वाली भी चीज़ें लेवल 1 में होती हैं। देखो ये जो स्टेज लिखा है ना ये तो इसको एक ऐसे डिस्क्राइब किया है, अदरवाइज ये सारे के सारे जो आपके ऑप्शंस हैं ये सारे लेवल 1 से लेवल 1 को कंसीडर करेंगे। तो कभी भी अगर पूछे कि पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन जो है बच्चे की कौन सी लेवल में होगा, तो वो होगा लेवल 1, ठीक है। या फिर पूछे इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन ये किस में होगा, ये भी लेवल 1 में होगा। तो इतने आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। तो आप तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहें तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सबसे पहले क्या होता है, बच्चा अगर क्लास में कुछ गलती करता है तो उसको क्या मिल जाता है, पनिशमेंट। उसके बाद से वो उसका आज्ञा का पालन करने लगता है, ठीक है। और जब आज्ञा का पालन करने लगता है उसके बाद से वो दूसरों से भी क्या कहता है कि तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, मतलब टीट फॉर टैट। तो आप ऐसे भी इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएगा ही। अब ये हो गया हमारा पहला लेवल। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या था, कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब परंपरागत, जिसे बोलते हैं रूढ़िगत चिंतन। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में मत याद रखना। हिंदी में बहुत नाम, ये नाम है ना आपको पता नहीं 10 तरीके से इसके 10 तरीके से इसके नाम आते हैं। तो देखिए कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब 10 से 13, पहले तो यही याद रखो। अब इसमें क्या है, इसमें भी 2 हैं स्टेज, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। क्वेश्चन कभी भी ना स्टेजेस में नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछेगा गुड बॉय नाइस गर्ल कौन से लेवल में है, कन्वेंशनल में है कि प्री कन्वेंशनल में है, ऐसे ही पूछता है। बट फिर भी आप स्टेजेस में याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। अब स्टेज 3 में क्या है ना, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन मतलब अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। एंड स्टेज 4 क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। अब ये मैं आपको बताती हूँ। देखो स्टेज 3 का मतलब गुड बॉय नाइस गर्ल, इसमें बच्चा ना गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश करेगा। मतलब वो अगर टीचर्स को कोई काम देगी ना तो वो चाहेगा अप्रिशिएशन के लिए कि वो मैम या सर उसको क्या बोलें, गुड बॉय गुड गर्ल। नाइस गर्ल मतलब वो दिखाएंगे काम को करके। आप जैसे कि अभी मैं आपको कोई काम बोलूँ कि आप ये इतना पढ़ के आओ, देन मैं आपको इसमें 10 में से 10 दूंगी, तो आप वो अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा जब भी कि कोई बच्ची जो है वो बार बार ऐसे अप्रिशिएशन के लिए काम करना चाहती है जिससे कि उसको टीचर शाबाशी दे या गुड गर्ल बोले या गुड बॉय बोले, तो वो कौन सी स्टेज में है, तो वो है लेवल 2 में। तो ऐसे ही घुमा के पूछेगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसको मैंने समझा दिया आपको। स्टेज 4 में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो है हम सभी के लिए क्या है, एक समान है। मुझे जिस काम के लिए पनिशमेंट मिलेगी, अगर जो गलती मैं करूँगी तो आपको भी मिल सकता है, क्योंकि हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर इक्वल है। तो ये हो गया हमारा लेवल 2 में। अभी मैं एक बार इसको आपको देखना अच्छे से समझा दूंगी, भूलेगा ही नहीं। अब देखो लेवल 3 में ये हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल है। और अभी मैंने आपको जो पहले में दिखाया था कि जो लेवल 2 है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल होता है, याद रखना। और वो मैंने लिखा हुआ है उसमें, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए प्री कन्वेंशनल बाहर से कंट्रोल होता है और कन्वेंशनल सोसाइटी के द्वारा होता है, और लेवल 3 सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, सारे इस नोट्स में है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे हाईएस्ट लेवल इसको बोला गया है, क्यों बोला गया अभी आप समझ जाएंगे। देखिए लेवल 3 है, उसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये 13 एबव होता है, मतलब 13 साल से ऊपर। रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन, मतलब आप जो ये स्टीरियोटाइप की जो थिंकिंग है ना, जो समाज में बाउंडेशन है, इससे आप ऊपर उठकर सोच रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। अब इसमें 2 स्टेजेस इसमें भी आएंगे। पहला स्टेज 5 देखो, इसमें लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन।
हिंदी में मत जाओ, इंग्लिश ध्यान रखो। कहीं पर भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आए, इसका मतलब वो लेवल 3 की बात हो रही है, पोस्ट कन्वेंशनल। अब बस लेवल 3 मत याद रख लेना, साथ में ये भी याद रखो कि पोस्ट कन्वेंशनल इसमें होता है। अब यहाँ पर देखो 6 में क्या लिखा है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, मतलब सार्वभौमिक नीति सिद्धांत। इसको बोलते हैं एक तरह से स्टेज 6 को आत्मा की आवाज़ भी कहा गया है। अब आपने देखा होगा कि इससे कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं। कहीं पर भी अगर एथिकल वर्ड भी आपको दिख रहा है ना, एथिक्स की बात हो रही है, मतलब आप जो है नियम से ऊपर उठकर सोच रहे हो। आपको ये डर नहीं है, अगर जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आप जो है अपने समाज की भलाई के लिए आप कानून नियम की भी परवाह नहीं कर रहे हो। ऐसा पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि कोई जो है कोई भी आदमी है जो कोई ये काम कर रहा है, उसको पता है कि इसको इस काम के पनिशमेंट मिलेगा, बट उसी काम से वो कई लोगों की मदद कर सकता है, उसकी भलाई कर सकता है, और उसे डर नहीं है किसी भी कानून का कि उसको कोई पनिशमेंट मिलेगा। तो ये कौन सी स्टेज में है, तो वो है पोस्ट कन्वेंशनल, जहाँ पर आप जो है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब समाज की भलाई को आप सबसे ऊपर रखते हैं और आपको कोई डर नहीं है किसी भी कानून का। क्यों? क्योंकि ये सार्वभौमिक नीति सिद्धांत है। तो एथिकल वर्ड बहुत पूछा गया है, तो एथिकल से आप याद रख सकते हैं। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, याद रखना ये स्टेजेस में नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन किस में है, तो पोस्ट कन्वेंशनल में है। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किस में है, तो ये भी पोस्ट कन्वेंशनल में है। ठीक है, और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका क्रम याद रखना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, देखो आप इसको ऐसे याद रखना कि आप पहले प्री स्कूल में गए, ठीक है, प्री स्कूल में जाने के बाद से आप गए कन्वेंशनल में, देन आप पोस्ट कन्वेंशनल, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं ना, तो ऐसे आप इसका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले आप प्री में गए, उसके बाद से आप कन्वेंशनल में गए, देन आप पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये क्रम में लगाने के लिए आता है, तो मैंने सोचा ये भी बता दूँ। चलो हमारे सारे स्टेजेस कंप्लीट हो गए। और एक जो यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट किया है, क्योंकि ना स्टेज 2 को ही डिफरेंट नाम से बोलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर देखिए स्टेज 2, ये जो इंस्ट्रूमेंटल जो रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन है ना, टीट फॉर टैट, मतलब जिसको ईगो, स्टेज ऑफ ईगो भी इसको कहा गया है, इसी का एक और नाम है। और ये एक और नाम ही ना सीटेट में घुमा के पूछा था, इसलिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे नोट किया है। देखो इनके दूसरे भी नाम है स्टेजेस के, याद रखना, जो इसी को बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अल्टरनेट नेम है इसका, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो ये नाम याद रखोगे ना, इंडिविजुअलिज्म, या फिर आप एक्सचेंज नाम याद रखो, इससे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। म्यूचुअल एक्सचेंज, जिसमें आप क्या करते हो, अपना टिफ़िन वगैरह भी हम शेयर करते हैं। आपने देखा होगा कि आप क्लास में जो है एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या करता है, अपना लंच बॉक्स शेयर करते हैं। तो इसी को एक और नाम दिया गया है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज सेल्फ इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो यही इसका दूसरा नाम है। और ये नोट्स दे दूंगी ना, तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। देखिए इसी का दूसरा नाम है म्यूचुअल एक्सचेंज, कहीं पर भी लिख दिया तो समझ लेना इसी की बात हो रही है। अब एक और नाम देख लेते हैं, स्टेज 3, जो कि आपका स्टेज 3 किस में आता है, गुड बॉय गुड गर्ल या फिर नाइस गर्ल, जिसमें हमको अप्रिसिएशन चाहिए होता है, ये आता है हमारा कन्वेंशनल में। याद रखना कन्वेंशनल में आता है, और ये आपको ऊपर दिख जाएगा। इसका ही अल्टरनेटिव नेम है कॉन्फॉर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्डिंग गुड बॉय नाइस गर्ल। तो कहीं पर भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की भी बात हो रही है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि आप रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहते हैं, इसलिए आप अप्रिशिएशन चाहते हो, तो ये भी उसी की बात कर रहा है। एंड स्टेज 4, जो कि आपने देखा होगा, यहाँ पर रुक दिखा देती हूँ, ये रहा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसी का एक और नाम है जो कि मैंने यहाँ पर नोट किया है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो ये तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी को घुमा फिरा के क्या करता है ना, ऑनलाइन एग्जाम है ना, तो कुछ भी रख सकता है, इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट किए हैं। तो जब मैं आपको PDF भेजूंगी तो आप क्या करना, स्टेजेस के सामने ही ये सारे नाम्स भी नोट कर देना। ओके, चलो अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पैडागॉजी में पूछा जाता है वो हम देख लेते हैं। देखो पूछा हुआ था, यहाँ पर मैंने पॉइंट में नोट किया है कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्न चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। यस, क्योंकि आप जो है 1 to 5 का आप एग्जाम देखो सीटेट में 1 to 5 का, तो उसमें पूछेगा ना कि 1 to 5 के जो बच्चे होते हैं ना प्राथमिक, वो कोलबर्ग के अनुसार किस चरण में है, तो किस में है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में है,
इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, मतलब जहाँ पर वो टिफ़िन वगैरह अपना शेयर करते हैं, या फिर टीट फॉर टैट वाली चीज़ें आती हैं कि तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। पनिशमेंट, कोई भी बच्चा काम आपकी बात इसलिए मानेगा ताकि उसको कोई पनिशमेंट आप ना दे दें, इस वजह से। तो ये किस स्टेज में है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। और ये किस में आता है हमारा? ये आता है हमारा प्री कन्वेंशनल में। नहीं भरोसा हो रहा है तो देख लो यहाँ पे, ये देखिए पनिशमेंट और ओबीडियंस किस में आ रहा है? प्री कन्वेंशनल में है। तो हमेशा याद रखना बच्चा प्री कन्वेंशनल में होता है जब भी वो प्राथमिक स्कूल में है, और चाहे प्री कन्वेंशनल पूछे या फिर ओबीडियंस, बात एक ही है, क्योंकि ये हमारा लेवल 1 है और स्टेज 1 और 2 है। अब कोलबर्ग को ना क्रिटिसाइज बहुत किया गया था, इनकी आलोचना की गई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो क्या क्या आलोचना की गई थी। सबसे पहले देखो, जो गिलिगन है 1982, उनका कहना है कि यह मॉडल महिलाओं का न्यून आकलन करता है, मतलब महिलाओं को इग्नोर किया है। महिलाओं के नैतिक निर्णय न्याय के सिद्धांतों पर आधारित नहीं हुआ करते हैं, वरन यह तो केयर बेस्ड प्रिंसिपल आधारित हुआ करते हैं। बस मेल की थ्योरी बनाई है, जेंडर बायस है। देखो कोलबर्ग, इतना बस समझ लो ना कि कोलबर्ग को क्रिटिसाइज इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने महिलाओं पर फीमेल्स उतना ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने जो अपनी थ्योरी है ना, वो मेल, मतलब केवल मेल को ध्यान में रखकर ही बनाई थी, तो इसलिए इनको कहा गया था कि ये जेंडर बायस है। तो अगर कहीं पर भी पूछे कि महिलाओं को किसने इग्नोर कर दिया या महिलाओं की किसने बात नहीं की है, तो वो हमारे हैं कोलबर्ग हो गया। अब दूसरा इनको क्या किया गया था वो भी देख लो। इनके सिद्धांत में इन्होंने सारा ध्यान नैतिक सोच तक सीमित है और उनमें नैतिक व्यवहार के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। यस, इनकी जो भी ये थ्योरी है ना, आप देखना उसमें ये केवल नैतिक सोच तक ही सीमित है। नैतिक जो व्यवहार है ना, उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की है। सोच की बात की है, व्यवहार की बात इन्होंने नहीं की गई है। इसके लिए भी इनको आलोचना किया गया था। दूसरी चीज़ देखो, अंडर एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कि इन्होंने क्या किया ना कि फैमिली जो रिलेशनशिप होता है उसको अंडरस्टिमेट किया है, मतलब कि पेरेंट्स की बात ज़्यादा मत मानो इनके अकॉर्डिंग। तो इसलिए भी इनको जो है क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने फैमिली को क्या कर दिया है? अंडर एस्टिमेट किया है। दूसरी चीज़ इनकी क्या है वो देख लो। हिज थ्योरी इज कल्चरली बायस्ड, ही सेड हिज थ्योरी इज सेम अक्रॉस ऑल कल्चर्स। यस, इनकी जो थ्योरी है ना वो कल्चरली, मतलब सांस्कृतिक रूप से जो है बायस्ड है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो इनकी थ्योरी है ना वो चाहे कोई भी संस्कृति का हो, सबके लिए एक जैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए भी किया गया क्योंकि आपको भी पता है अलग अलग कल्चर के जो लोग होते हैं सबके लिए एक जैसा कैसे हो सकता है ना। सबका कल्चर अलग है तो सारी चीज़ें भी, उसका प्रोसेस भी अलग होगा, बट इन्होंने सेम बोल दिया है, तो इसलिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा देखो, नैतिक विकास को हम बस स्टेजेस में नहीं सिखा सकते हैं। स्टेज थ्योरी नैतिक विकास को अच्छी तरह नहीं समझा सकते। यस, इन्होंने प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल में ही नैतिक विकास को बोला है, सिखाया है, जो कि गलत है। कि इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया है कि नैतिक विकास को हम केवल स्टेजेस में नहीं सिखा सकते हैं, और इन्होंने बोला था कि स्टेजेस में हम सिखा सकते हैं, तो इसलिए भी किया गया है। दूसरा देखो, यह जो भी इनकी जो दुविधाएं थी ना, जो डायलेमा थी, वो क्या है? आर्टिफिशियल एंड काल्पनिक है। यस, वो आपको भी पता है वो आर्टिफिशियल और काल्पनिक है, ये भी इनकी इसको बोला गया है। और दूसरी क्या चीज़ें लिखी गई हैं कि पुअर रिसर्च डिज़ाइन, या खोज की रचना काफ़ी कमज़ोर है। कि उन्होंने जो रिसर्च किया ना, जो इनकी डिज़ाइन है वो क्या है? पुअर है, इनकी जो खोज की रचना है बहुत कमज़ोर है, ये भी बोला गया है। और एक और लास्ट पॉइंट भी ध्यान रखो, कोलबर्ग ने कहा कि सभी को स्टेज वाइज से गुजरना होगा, स्किप करके आगे का स्टेज पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। पीपल कैन पास थ्रू दीज लेवल इन द ऑर्डर लिस्टेड, और सब यह अवस्थाएं, ठीक है, नहीं पा सकते हैं। अच्छा, इतना दूर लिखा है, या नहीं पहुंच सकते हैं। देखो, मतलब इन्होंने क्या कहा ना कि कोई भी इंसान है ना, वो इसी स्टेज, ये जो 3 स्टेज है ना इनके, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, इसी से गुजरना होगा। आप जो है ना प्री कन्वेंशनल से डायरेक्ट पोस्ट कन्वेंशनल पर कूद कर स्किप करके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और ये सब अवस्थाएं है ना, ये आपको करनी होंगी। और सब यह अवस्थाएं, देखिए यहाँ पर लिखा है नहीं पा सकते या नहीं, इनका मतलब था कि सभी लोग जो है ये सारी अवस्थाएं नहीं पा सकते हैं, पहुँच नहीं सकते हैं। तो इसलिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया है कि ऐसा नहीं है कि आप स्टेजेस में ही करेंगे। क्यों नहीं? प्री कन्वेंशनल में है, कोई पोस्ट कन्वेंशनल में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हम स्टेजेस में ही सीखेंगे कोई भी चीज़।
तो ये सारी चीज़ें पेडागोजी के पोर्शन से इंपॉर्टेंट है। मेन थ्योरी ये याद रखना, ये वाली थ्योरी जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाई, ये देखिए प्री कन्वेंशनल, और प्री कन्वेंशनल में जिसमें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात की गई है, गुड बॉय गुड गर्ल की बात की गई है। आप ऐसे याद रखो, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप भूल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार हम समरी में देख लेते हैं। प्री कन्वेंशनल में क्या क्या बात की गई है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की, एंड म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट या फिर स्टेज ऑफ ईगो बोलते हैं, टीट फॉर टैट। ये आपका लेवल 1 हो गया। अब देखो, अच्छा हाँ, वो गुड बॉय नाइस गर्ल लेवल 2 में है, सॉरी। देखो लेवल 2 में क्या है, कन्वेंशनल मोरालिटी। उसके बाद से जैसे ही बच्चा अपना टिफिन शेयर करने लगा, उसके बाद से वो क्या करने लगता है, स्टेज 3 में गुड बॉय नाइस गर्ल एंड लॉ एंड ऑर्डर, की सारे लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए समान है और ये सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल होता है। और लेवल 1 हमारा बाहर से कंट्रोल होता है। और सबसे हाईएस्ट मोरल कौन सा है, वो है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, जहाँ पर आप समाज की भलाई के लिए बहुत ऊपर सोचते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, आप चिंता नहीं करते हैं कि क्या पनिशमेंट होगा क्या नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो मेन यही है, बाकी मैं ये आपको भेज दूंगी, देन आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा कोलबर्ग में, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ये PDF एज इट इज़ मैं आपको ऐसे ही भेजूंगी ना, तो आप 1 से 2 बार देख लेना, देन आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये थी आज की क्लास, और जाते जाते सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, यहाँ से मैं आप सभी की इतने सारे नोट्स वगैरह सब कुछ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि सो दैट मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आती रहूँ। तो चलो टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। अच्छे से पढ़ाई करो, सभी का सीटेड जो है 100% क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।